Okay, so good evening and welcome back to Sikshastra Education. I hope you all are doing well and I welcome you to another session of mine. My name is Maitri and I am your biology tutor. Okay, so students, we are already started with the chapter life process and I hope आपने दोनों वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है एंड आई होप कि आपने कमेंट्स में अपने डाउट्स भी पोस्ट किए होंगे जैसा कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। तो आप अपने डाउट्स पोस्ट करते रहिए ताकि मैं उन डाउट्स को भी रेक्टिफाई कर पाऊँ आगे जाके। आज हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। हम आज दूसरा लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे। क्या है वो लाइफ प्रोसेस? दैट इज रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने कौन से लाइफ प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ है? न्यूट्रिशन को। व्हाट इज न्यूट्रिशन? आई होप अब तो सभी को क्लियर होगा। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट सो दैट यू कैन यूटिलाइज द सेम फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनर्जी, राइट। अब वो एनर्जी कहाँ से आ रही है ना? तो वो एनर्जी कैसे आती है, आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो वो एनर्जी, उस प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, सो जब हम बहुत छोटे थे तो हम रेस्पिरेशन के नाम पे बस ये जानते थे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रेस्पिरेशन होता है, बट एक्चुअली ये रेस्पिरेशन नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सो बेसिकली रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच यू आर ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड into simpler substances, right? You are breaking down complex food molecules into simpler substances and producing energy along with the same, right? What is the actual definition of respiration now? It's the breakdown of complex food molecule and converting the same into simpler substances, producing energy along with it. And respiration is basically divided into two parts. That is first gaseous exchange, जो हम पढ़ते थे inhalation and exhalation. So gaseous exchange is intake of oxygen from atmosphere and releasing carbon dioxide, right? And the next step will be utilizing the oxygen for the breakdown of the complex food into simpler one and producing energy. Okay, so breakdown of simple food in order to release energy inside the cellular respiration. This breakdown is cellular respiration and दिस इज गैशियस एक्सचेंज। तो बेसिकली रेस्पिरेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला गैशियस एक्सचेंज, दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विथ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग, लाइक बोथ ऑफ देम। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन की बात कर रहे हैं हम, और ब्रीदिंग में हम करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात हमेशा हम ब्रीदिंग में करते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लर्न अबाउट द breakdown of glucose. As I told you that we have got respiration, right? There is respiration going on inside the body of an individual, but all the individuals cannot follow the process of breakdown in a same way. सभी individual breakdown के process को same way में follow नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सबका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। इस वजह से सभी एक तरह से ब्रेकडाउन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हर इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ब्रेकडाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब उस केस में हम रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से, क्योंकि बोर्ड्स में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। यहाँ हम पढ़ेंगे अबाउट एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि डिपेंड करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। सो ग्लूकोज बेसिकली पायरुवेट और एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एनर्जी लेस अमाउंट रिलीज हो रही है, ओके। बट ये प्रोसेस किस में हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, राइट।
ये पायरुवेट तक यहाँ तक कन्वर्ट होने का जो पार्ट होता है, इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, राइट। अब अगर ये प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है या फिर इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट विल गिव्स यू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ओके। एंड इफ इन लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इट्स लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। बट व्हाट इफ अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है, ओके। नाउ वेयर यू कैन सी दिस टाइप ऑफ respiration. So there are certain microorganisms which are performing anaerobic respiration. So in them you can observe the breakdown process always takes place like this, okay. So this anaerobic respiration is responsible for the very important process called fermentation. अच्छा, fermentation हम daily life में कहाँ देखते हैं? ब्रेड, आप लोग ब्रेड खाते हैं, वो कैसे बनता है? फर्मेंटेशन की हेल्प से बनता है। जो डो होता है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ईस्ट को ऐड करते हैं। ईस्ट एनारोबिकली, जब एनारोबिकली रेस्पायर करता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो इथेनॉल होता है ये एवेपोरेट हो जाता है ड्यूरिंग बेकिंग, और आपने देखा होगा ब्रेड, आपकी ब्रेड स्पॉन्जी होती है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉन्ज में जो एयर सैक्स भरे हुए हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से आपकी ब्रेड स्पॉन्जी होती है, ठीक है। सो फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पायरुविक एसिड इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बाय ईस्ट, ओके। सम अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो परफॉर्म anaerobic respiration. Primarily we take an example of yeast, okay. Now where this kind of respiration takes place, where insufficiency of oxygen is responsible for the formation of lactic acid and energy. So when we do heavy workout, जब हम heavy workout कर रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं तो हमको हाफी आने लगती है, we are feeling breathless. In that case हमारे मसल्स में sufficient amount of oxygen पहुंच नहीं पाता, ठीक है। तो जब हमारे मसल्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उस टाइम पे हमारे बॉडी के मसल्स को तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे? तो वो एनर्जी कैसे आती है? जब आपके मसल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब उस कारण से क्या होता है, आपको लैक्टिक एसिड और एनर्जी तो मिलता है बट कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड जो है आपके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है और आपको पेन भी देती है। आपने कभी कभी किसी इवेंट में पार्ट लिया, एनुअल फंक्शन है, एनुअल स्पोर्ट्स है, कोई सा भी इवेंट है जिसमें आपने दिन भर प्रैक्टिस की, अब घर जाके यू विल फील टायर्ड और आप थके हुए कि ज़्यादा, मतलब यू विल नॉट फील गुड, यू विल फील वेरी टायर्ड, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में डिपॉजिट हो चुकी है, तो उसकी वजह से आपकी थकान लगने लगती है आपको, राइट। और रेगुलर ब्रेकडाउन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो प्रोसेस हो रहा है ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में ही होता है। ये आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू carbon dioxide, water and energy in mitochondria. So site of anaerobic respiration in a cell will be cytoplasm, and site of aerobic respiration is divided into two, cytoplasm and mitochondria, okay. So I hope this is clear. So here we have discussed two types of respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. Up till now हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमें पता चला कि respiration क्या प्रोसेस है? It is a process of breaking down the complex food molecules into simpler one in order to produce energy, carbon dioxide and water, or you can say in order to produce simpler substances along with energy. Now you got to know about that breathing is a different process and respiration is a different process, okay. Then we have discussed that on the basis of presence or absence of oxygen we are categorizing respiration in two types, that is aerobic respiration and anaerobic respiration. Now
let's proceed ahead, and I told you that we will be learning about the differences between them. So that is an important topic, right? You have to know what is the basic difference between aerobic and anaerobic respiration. So you can note down the differences from here. Okay, so what are the differences basically? Aerobic respiration takes place in presence of oxygen. सबसे primary difference यही है. Aerobic respiration takes place in presence of oxygen and anaerobic takes place in absence of oxygen. Secondary, it occurs in mitochondria. Okay, and here anaerobic breakdown will complete in cytoplasm itself, right? Then the end products are carbon dioxide and water. Here end product is alcohol or lactic acid. Here it is releasing more amount of energy, that is 38 ATP. ATP का full form होता है adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. This is the energy currency of cell, or your body store energy in the form of ATP only. So in case of aerobic respiration, more amount of energy is released. In case of anaerobic respiration, less amount of energy is released. That is, you can see only 2 ATPs are produced. Okay, so I hope आपने note कर लिया होगा that what is the basic difference between aerobic and anaerobic respiration. अगर आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है तो आपकी 3 मार्क्स आपने आराम से सिक्योर कर लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में. अब हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तभी हो पाएगी जब गैसियस एक्सचेंज होता है. तो गैसियस एक्सचेंज के लिए हमारे पास होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच आर हेल्पिंग अस विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब आपको पता है कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है. फिशेज आर डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग्स and frogs are different from humans. So you cannot say that all of them will have same type of respiratory organs. Different organisms have different respiratory organs. If I talk about the unicellular organisms, they are single celled. Still उनमें exchange of gases हो रहा है, right? So how they are exchanging gases? They are exchanging gases by the surface. Okay, that cellular membrane. Okay, then I talk about earthworm. They are exchanging gases by skin. Okay, so different organisms have different respiratory organs. These respiratory organs are helping with exchange of gases. Also, different organisms have different rate of breathing also. For example, aquatic animals will have higher breathing rate comparative to terrestrial organism. Think what will be the possible reason behind the same. एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी कैसे डिजाइंड होती है? उनके पास क्या ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट है जिससे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं? तो देयर बॉडी इज डिजाइंड इन सच अ वे कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस कंडीशन में कर पा रहे हैं? दे आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे आर एक्सचेंजिंग द गैसेस प्रेजेंट इन अ डिजॉल्व फॉर्म. ओके, सो ऑक्सीजन उनमें डिजॉल्व फॉर्म में होती है. इस वजह से उनके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, राइट? सो उनका ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है. लेकिन हमारा ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक एनिमल्स की कंपैरिजन स्लो है, सभी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का. क्यों? क्योंकि हम गैसियस ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं जो कि अबंडेंटली अवेलेबल है. तो ब्रीदिंग रेट भी हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को सपोर्ट करते हैं वो भी अलग अलग होता है. Like you can see terrestrial organism, they are using atmospheric oxygen for the process of respiration, right? And aquatic, they are using the dissolved oxygen which is present in water. So they have higher breathing rate and here terrestrial organisms will have slow
Okay, slower breathing rate. They are breathing normal. Okay. Now, as I told you that plants are also living. As plants can perform the process of nutrition, so respiration is also the process that is done by plants. So plants also perform exchange of gases with the help of stomata. स्टोमेटा अगर आप रिकॉल करो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. स्टोमेटा जो एक अपर्चर होता है which is surrounded by this bean shaped cells, and in the surrounding you can find the subsidiary cells. Okay, these are both guard cells and this aperture is stomatal pore. Right. So stomata is present in leaves. It is present in the lenticles of the stem also, and general surfaces of roots are also responsible for exchange of gases. I am not saying that stomata is present over there. This is the respiration or gaseous exchange which is taking place in plants. So it can take place through leaves, it can take place through stem, and also to the surface of roots. You must have seen that if a plant, you are not tiling the land or plowing the field on which you are doing the process of cultivation, due to lack of exchange of air, the crop will not give you the outcomes that you are looking for. So exchange of gases are also done with the surface of roots. Okay, so in plants you can see exchange of gases, right, by stomata, lenticles or root surfaces. Now let's move ahead and discuss in detail about respiration in human beings. Okay, so we are the higher organisms and we have a well developed respiratory system. Okay, we have well developed respiratory system. Okay, that includes nasal passage. You can see this is the nasal passage. Okay, that will be opening to pharynx, larynx. Larynx will be open into trachea. Okay, trachea are going to divide themselves and they will be dividing as a bronchi. Bronchi will enter this lungs, spongy organs that are present in the thoracic cavity of your body. Okay, inside the lungs, these bronchi are dividing into multiple branches. We are calling them bronchioles. Okay, and at the end of bronchioles there are many alveolar sac present. Alveolar sac are thin and richly supplied with blood capillaries. So the diffusion of oxygen is pretty easier over there. तो site of exchange of gases होती हैं alveoli. तो हमने अभी क्या देखा? We have learned about the human respiratory system. Okay, so let me explain you the same in detail first. So let's move ahead and let me quickly tell you the pathway. First we have the nose, nostrils. Okay, nostrils, these openings are called nostrils, which opens into nasal passage. Okay, now this nasal passage will be opening to pharynx and larynx. Okay, then trachea, pharynx, then trachea, after pharynx it is larynx, then it is trachea, then after trachea it is bronchi. Bronchi will open into lungs. Within the lungs you will find bronchioles.
At the end of bronchioles, you will find alveoli, which are helping with the exchange of gases. You can see the functional unit. Now you can see this diaphragm over here. So this diaphragm is playing a very important role in the process of exchange of gases. बचपन में हमने एक्टिविटी की होगी. हम क्या करते हैं बचपन में, आपने अपनी बुक्स में एक्टिविटी देखी होगी कि एक जार है जिसमें आपने स्ट्रॉ के हेल्प से 2 बलून्स को फिक्स कर दिया. ठीक है, अब इन बलून्स के नीचे आपने एक रबर बैंड एक थिन मेम्ब्रेन भी लगाई है, रबर की मेम्ब्रेन. तो जैसे आप उसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करोगे तो इसमें एयर फिल होती है, और जब आपके बलून्स में एयर फिल होती है, और जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे वैसे ही बलून्स श्रिंक हो जाएंगे, एयर रिलीज कर देंगे. वैसे ही इस डायफ्राग्म के मूवमेंट पे डिपेंड करता है आपके लंग्स में एयर का फिल इन होना और एयर का रिलीज होना. ओके, जो कि इसको हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कह सकते हैं. ठीक है, व्हेन इट स्ट्रेच डाउनवर्ड यू विल ऑब्जर्व your lungs are filled with gases, and when they are relaxed, coming back to their normal position, the lungs will be shrinking. They are removing the gas, exhalation process. Okay, also your lungs are situated in the thoracic cavity, and your lungs are protected by bony cage. We call it rib cage. Okay, what we call it rib cage. Now the size of thoracic cavity also increases and decreases during exchange of gases. Okay, that we will discuss in the mechanism of breathing. So you can see this is the mechanism of breathing. What changes you can observe during inhalation and exhalation? So during inhalation, you can see the size of a thoracic cavity is expanding as your lungs are now filled with air. So they are expanding. The size of thoracic cavity is also increasing. Okay. Then ribs will be lifting up. Ribs will lift up. Okay. As you can try yourself. Just take a deep breath. When you are taking the deep breath, you can observe the change in the thoracic cavity of yours. Expansion of your rib cage can be felt. Okay, then diaphragm will become flat in shape and volume of the lungs increases and air will enter the lungs, right? Then thoracic cavity here is contracting as a result of exhalation when you are releasing the gases. Okay, when you are exhaling, so the size of your lungs also getting reduced. Okay, lungs are becoming they are shrinking, right? Then ribs में क्या होता है, ribs का movement नीचे की तरफ होता है. डायफ्राम जो है रिलैक्स हो गया, डोम शेप जैसे पहले था वैसा हो गया, और आपके लंग्स का साइज भी डिक्रीज हो गया क्योंकि एयर एग्जिट हो गई. सो ये कुछ चीज़ें आप ब्रीदिंग में ऑब्जर्व करते हैं. देख लीजिए, याद रखिए, ब्रीदिंग इज इंक्लूडिंग इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, and respiration includes breakdown of complex food into simpler so that you can utilize the same for the production of energy. Okay, now how the exchange of gases takes place, how the oxygen is reaching to your different body parts, right? So in your blood there is a pigment. Okay, like you have RBCs. In RBCs, there is a pigment called hemoglobin. Okay, hemoglobin is a respiratory pigment this respiratory pigment is going to bind with oxygen and it will form oxyhemoglobin. Okay, and via this hemoglobin only oxygen is reaching to different tissue of your body. Okay, so let us understand how this oxygen is reaching to your hemoglobin. So when you are breathing in, so
air will reach to alveoli. I told you alveoli is a site of exchange of gases. It is thin, it has a large surface area, it is richly supplied with blood capillaries. So their exchange of gases is done. So air will be diffusing. यहाँ हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? डिफ्यूजन का प्रिंसिपल फॉलो होता है. डिफ्यूजन क्या होता है? Diffusion is the process of movement of molecules from the region of higher concentration to the region of lower. Okay, so जहाँ ऑक्सीजन का concentration ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का concentration क्या होगा? कम. तो जहाँ ऑक्सीजन का ज़्यादा है वहाँ से ऑक्सीजन कम की तरफ मूव करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कंसंट्रेशन कम है. सो आपके एल्वेलाई में अभी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज हो गई? ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूजिंग टू ब्लड. सिमिलरली ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मूविंग टूवर्ड्स द एल्वेलाई. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है, एल्वेलाई में कम, सो इट विल मूव टू द सेम एंड देन फॉलोइंग द सेम पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सेल्ड आउट एंड ऑक्सीजन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट टिश्यू ऑफ योर बॉडीज सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द alveoli and amount of carbon dioxide there in your blood. Now maximum hemoglobin molecules will always bind with oxygen only. Okay, very less percent of carbon dioxide can bind with hemoglobin. ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकती है. There are possibilities कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी कम है? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आपके बॉडी टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगी. कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में भी अवेलेबल होती है ब्लड में, तो डिजॉल्व फॉर्म में इट इज़ रीचिंग टू एल्वेलाई एंड देन वाया एल्वेलाई मूव लाइक फॉलोइंग द वाइस वर्सा पाथवे एंड एक्सेल्ड आउट ऑफ योर बॉडी. सो दिस इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स. Okay, so we have discussed a very important life process today. We have discussed about respiration, right? So what is respiration? I hope by now you are clear with this, that what is respiration. Respiration is the process of breakdown of complex food into simpler one so that you can produce more and more energy out of this. Okay, now that energy is produced when there will be breakdown of complex carbohydrates or sugar in presence or absence of oxygen. अगर presence of oxygen में हो रहा है तो ये है aerobic respiration, और अगर absence of oxygen में हो रहा है तो ये है anaerobic respiration. Okay, now aerobic anaerobic respiration के अलावा हमने क्या पढ़ा? हमें पता चला कि सभी ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया इन डिटेल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, उसमें प्रेजेंट है लेरिंग्स, फेरिंग्स विच विल ओपन इनटू थोरैसिक लाइक ट्रैकिया. Trachea will be dividing into bronchi, bronchi dividing into bronchioles. At the end of the bronchioles there are alveoli sac. Okay, alveoli sac is thin, richly supplied with blood capillaries and helping with the exchange of gases. So I hope this is clear to you. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अपडेट अबाउट ऑल द recent videos. Thank you so much. Have a great time ahead. Thank you.